हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक। आज हम लोग टेस्ट 42 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, यह राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार जीव मंडल निचय का भाग है और यह भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन, सदाबहार और अर्धसदाबहार पर्णपाती वृक्ष प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में जायंट रॉबर क्रैब, महापद पक्षी और निकोबार कबूतर शामिल हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया जा रहा है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो रही है। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार जीव मंडल निचय का एक भाग है और यह कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान से 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर क्षेत्र से अलग किया गया है। यह भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन, सदाबहार और अर्धसदाबहार पर्णपाती वृक्ष प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में जायंट रॉबर क्रैब, महापद पक्षी और निकोबार कबूतर इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में वर्तमान और अतीत के सभी पदार्थ एक ही समय में अस्तित्व में आए हैं। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। देखिए पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। बिग बैंग परिकल्पना में कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं वो सभी एक समय में ही, अतीत में एक समय में ही, यानी लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ये अस्तित्व में आए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सर्वमान्य सिद्धांत है और इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस ये भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सेकंड का सी, एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, कूपर बेल्ट या पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट पट्टी है। यह वह बेल्ट या पट्टी है जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूमकेतुओं के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। यह हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों से परे अवस्थित क्षेत्र है। यह बेल्ट या पट्टी कई आकाशगंगाओं के समूह को एक साथ बनाए रखती है। देखिए आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कूपर बेल्ट जो है ये सौर प्रणाली का एक क्षेत्र है जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे मौजूद है। यह नेपच्यून की कक्षा में 30 खगोलीय इकाई से सूर्य की कक्षा में लगभग 50 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। यानी कि ये हमारे 8 ग्रहों के बिल्कुल पार में स्थित एक पट्टी है। तो इसे कूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल और जलमंडल के उद्विकास से संबंधित निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां पर कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। गैस उत्सर्जन, आरंभिक वायुमंडल का ह्रास, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की संरचना का संशोधन, महासागरों तथा अन्य जल निकायों का उद्भव। वर्तमान वायुमंडल के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पहली अवस्था है उसमें आरंभिक वायुमंडल का ह्रास हुआ है। यानी आरंभ में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी जो सौर पवनों की वजह से यहाँ से दूर हो गई। सौर पवनों के कारण पृथ्वी से आरंभिक जो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी वो कम होती चली गई। सेकंड स्टेप में आप ये देखेंगे गैसों का उत्सर्जन हुआ है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई है तो इसके अंदरूनी भाग से गैसें और जलवाष्प बाहर निकली हैं। तो यानी सेकंड अवस्था में गैसों का उत्सर्जन हुआ है। तीसरी अवस्था में आप ये देखेंगे कि महासागर और अन्य जल निकायों का उद्भव हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगी हैं। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया है और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और ज़्यादा गिरावट आई है। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई है और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गड्ढों में इकट्ठा होने लगा है, जिससे आपके महासागर बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा स्टेप में है।
चौथे स्टेप में आप ये देखेंगे कि अंत में जीवों की प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इससे वायुमंडल का रूपांतरण हुआ है। तो यहाँ पर ये चौथा स्टेप है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम कौन सा होगा, यानी ये 2, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 3। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, 2, 1, 4, 3। पांचवा प्रश्न है आपका, क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। देखिए, जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम है इसको CDP भी बोलते हैं, ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस नए कार्यक्रम की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका गलत है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को NHB की केंद्रीय क्षेत्र योजना के घटक के रूप में जो आपका क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को नहीं, ये कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग नहीं है बल्कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी चिनूक पवनों की विशेषता है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये पर्वतों के प्रतिवाद हिस्से में अनुभव होने वाली अत्यधिक नम और सघन पवनें हैं। ये अपने प्रभाव क्षेत्रों में अचानक उल्लेखनीय तापमान वृद्धि उत्पन्न कर सकती हैं। चिनूक एक स्थानीय भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वो होता है स्नो ईटर। स्नो ईटर का मतलब आप समझ गए होंगे, बर्फ खाने वाला या हिमभक्षी। ठीक है, तो ये एक गर्म और शुष्क पवन है जो रॉकी पर्वत से नीचे की ओर पहाड़ों के पूर्वी ढलान और पश्चिमी घास के मैदान की ओर बहती है। यानी ये अत्यधिक नम और सघन पवनें नहीं है बल्कि गर्म और शुष्क पवनें हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। चिनूक पवनों द्वारा कुछ ही घंटों या दिन में सर्दियों के टेम्परेचर यानी -20 डिग्री सेल्सियस से जब ये पवनें चलना स्टार्ट होती हैं वैसे ही उस क्षेत्र का टेम्परेचर 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कितनी गर्म पवनें हैं ये। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल सेकंड। सातवां प्रश्न है आपका, अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। AMOC उत्तर अटलांटिक से उष्णकटिबंध की ओर ठंडा जल पहुंचाती हैं। AMOC पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा वितरित करने में सहायक है। देखिए, अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसे अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, यह पृथ्वी की सबसे बड़ी जल संचरण प्रणाली में से एक है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। AMOC उत्तर अटलांटिक से उष्णकटिबंध की ओर ठंडा जल पहुंचाती है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग जो करंट है ये सुनिश्चित करता है कि महासागर लगातार मिश्रित होते रहे हैं और ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी के चारों ओर वितरित होती रहे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का सी, 1 और 2 दोनों। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्यातप में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है। किसी दिन, मौसम तथा वर्ष के दौरान सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता अलग अलग होती है। पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणें, इनका नतिकोण और दिन की अवधि, ये सभी कारक जो हैं ये आपके सौर विकिरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आठवें का डी, यानी 1, 2 और 3। नौवां प्रश्न है आपका, उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करने पर निम्नलिखित मध्य एशियाई शहरों का सही क्रम क्या है। दुशांबे, ताशकंद, नूर सुल्तान, बिश्केक। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इनका जो सही क्रम है, क्योंकि आपको उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से आना है, तो सबसे पहले आपका नूर सुल्तान पड़ेगा, उसके बाद फिर बिश्केक पड़ेगा, उसके बाद ताशकंद पड़ेगा और चौथे नंबर पर आपका दुशांबे पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो और आपको मैं मैप पर दिखा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। ये रहा आपका मैप। अब आप ऊपर देख पा रहे हैं
कजाकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान है। अब आपको उत्तर से दक्षिण आना है, तो सबसे पहले आपका पड़ेगा नूर सुल्तान। उसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे फिर आपका किर्गिस्तान का यहाँ पर आ जाएगा बिस्केक। किर्गिस्तान का कौन सा आ गया, ये बिस्केक आ गया। जैसे ही फिर आप आगे बढ़ेंगे फिर आपका आ जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान का ताशकंद आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही फिर आप आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा दुशांबे आ जाएगा, ताजिकिस्तान का यहाँ पर दुशांबे आ जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं इनका जो सीक्वेंस है वो होगा नूर सुल्तान, बिश्केक, ताशकंद और फिर दुशांबे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 9 में का सी वाला, 3, 4, 2, 1। 10वां प्रश्न है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? सोलोमन द्वीप के तट पर, पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड के तट पर, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, तिमोर सागर में, किम्बरले पठार के दक्षिण में। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है और यह वर्ष 1981 से 1981 से विश्व धरोहर स्थल है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10 में का बी वाला, पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ज्वालामुखी हमेशा प्लेट सीमाओं के निकट प्रविष्टन क्षेत्र सबडक्शन जोन में पाए जाते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश प्रशांत एवं उत्तर अमेरिकी प्लेट के बीच स्थित है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमेशा शब्द लगा हुआ है। हमेशा हुआ, केवल हुआ या सिर्फ हुआ, ये शब्द क्या करते हैं, स्टेटमेंट को और डेप्थ में पहुंचा देते हैं। तो अधिकतर ज्वालामुखी प्रविष्टन क्षेत्र के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेट सीमाओं से काफ़ी दूर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन इस आधार पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन जो है ये आपका सही है। सैन एंड्रियास भ्रंश प्रशांत प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट के मध्य की अस्थिर सीमा है। सैन एंड्रियास भ्रंश एक रूपांतरित भ्रंश है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 11 का बी वाला, केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष मिशन, अंतरिक्ष एजेंसी, द विंसी प्लस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, एनविजन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, वेरिटास, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा। आपको यहाँ पर सही का पता लगाना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, ये जो सभी मिशन हैं ये आपके वीनस से संबंधित हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, जिनमें द विंसी प्लस और वेरिटास जो हैं ये नासा के मिशन हैं। और वहीं आपका जो आपका एनविजन है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA का मिशन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला युग्म जो है गलत है, सेकंड और थर्ड युग्म आपके सही हैं। तो आपका सही आंसर है 12 का सी, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, तापमान व्युत्क्रमण की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ऊंचाई घटने के साथ तापमान में हुई वृद्धि को सामान्य ह्रास कहते हैं। एयर ड्रेनेज ऐसी अवधारणा है जिसमें रात के समय पहाड़ियों और पर्वतों पर उत्पन्न ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के साथ प्रवाहित होकर ढाल के सहारे नीचे आकर घाटी की तलहटी से गर्म हवाओं को ऊपर उठाकर ठंडी हवाओं को संग्रहित करती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, तो उस समय इसको तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह ये कार्य करती है और ये ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है और इसे वायु अपवाह कहा जाता है और ये पाले से पौधों की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का सी, 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, फारस की खाड़ी के आसपास अवस्थित निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान। आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। फारस की खाड़ी चारों ओर से 8 खाड़ी देशों बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से ये घिरी हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर इन देशों का सही क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कुवैत पड़ता है। कुवैत के बाद आपका अगला वाला जो नंबर आएगा वो आएगा बहरीन का। फिर आपका यहाँ पर
अगला वाला जो नंबर आएगा वो आएगा संयुक्त अरब अमीरात का, और फिर आएगा आपका ओमान का। यानी आपका सही क्रम जो है यहाँ पर ये है 1, 3 और फिर है यहाँ पर 2 और फिर 4। तो यहाँ पर आपका आंसर है 14 का सी वाला। मैं आपको ये मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको हमें पश्चिम से पूर्व बताना है। तो सबसे पहले आपका कुवैत पड़ रहा है, कुवैत के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका बहरीन आ गया। उसके बाद बहरीन के बाद फिर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यूएई का है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का है। फिर उसके बाद आपका ओमान आ जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य जो सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से और अनुकूल रूप से संबोधित करते हैं, साथ ही साथ मानव कल्याण तथा जैव विविधता लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैव विविधता सेवाएं, प्रकृति आधारित समाधान, सतत विकास, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा दृष्टिकोण। देखिए इन्हें प्रकृति आधारित समाधान कहा जाता है, यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, एनबीएस कहा जाता है। और इसकी परिभाषा जो है आईयूसीएन ने दी है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की परिभाषा जो है आईयूसीएन ने दी है, और वही परिभाषा आपके सामने ये लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 15 का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।